नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भैया। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह ने बीती रात अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अमित सिंह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात थे। इस बीच पत्नी ने भी नोएडा के सेक्टर 100 स्थित अपने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। पत्नी गंभीर हालत में यथार्थ अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस आत्महत्या के पीछे कोई घरेलू कलह थी या फिर अमित सिंह किसी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। मृत एसीपी नोएडा 100 के लोटस बुलावार्ड अपार्टमेंट में रहते थे। रात करीब 10 बजे गोली की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो देखा कि एसीपी अमित ने खुद को गोली मार ली। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अमित सिंह यहां पर अपनी पत्नी और 18 महीने की बच्चे के साथ रहते थे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। बारिश से तमिलनाडु में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार एक हफ्ते से हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते एक बस अंडरपास में फंस गई। कई इलाकों में तो सड़कों पर नाव चलनी शुरू हो गई है। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। कई परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने राहत कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एनडीआरएफ की 11 टीमें तमिलनाडु में राहत कार्य के लिए तैनात की गई हैं। एयरफोर्स ने भी अपने 4 हेलीकॉप्टर इस पर लगाए हैं। आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट 1984 सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी। रिपोर्ट के विरोध में दंगा पीड़ितों ने अपील की थी। अदालत सीबीआई की रिपोर्ट से केस सही या गलत होने पर फैसला सुनाएगी। फैसले को गलत कहने पर कोर्ट दोबारा जांच की बात भी कह सकती है। दिल्ली की जनता को अभी जन लोकपाल बिल के लिए और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 18 नवंबर से शुरू होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी जन लोकपाल बिल पेश नहीं होगा। पिछली बार बिना केंद्र सरकार की इजाजत के ही सरकार ने इसे विधानसभा में पेश कर दिया था। इस बार बिल को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजेंगे, जिसके बाद गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से विधेयक के प्रारूप और अन्य जरूरी बातों को लेकर संपर्क करेगा। दिल्ली में अब मोबाइल के जरिए सफाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई ऐप लॉन्च की है, जिसमें फोटो भेजने पर 24 घंटे के अंदर हो जाएगी सफाई। और आप ये ऐप डाउनलोड करने के लिए 7666400400 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। हिट एंड रन मामले में मुकदमा झेल रहे फिल्म अभिनेता सलमान खान ने अपने बचाव के लिए नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब उन्होंने सिंगर कमाल खान को बतौर गवाह बुलाने की भी मांग की है। हादसे के वक्त सिंगर कमाल खान सलमान के साथ गाड़ी में ही थे, लेकिन दुर्घटना के बाद वो लंदन चले गए थे और तब से वहीं हैं। ट्रायल के दौरान कमाल खान का बयान दर्ज नहीं किया गया था। सलमान खान का दावा है कि कमाल की गवाही उन्हें निर्दोष साबित कर देगी। छठ पर्व में आज सूर्य देव को विशेष अर्घ्य दिया जाएगा। शाम के विशेष अर्घ्य के लिए श्रद्धालु और प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। छठ पूजा को देखते हुए बिहार और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते राज्य सरकार के सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे। वहीं मुंबई में राजनीतिक दल छठ के बहाने उत्तर भारतीय वोटर को रुझाने से नहीं चूकना चाहते। आगामी बीएमसी चुनाव के मद्देनजर हर दल ने अपनी ताकत झोंक रखी है। मुंबई के जुहू चौपाटी पर कांग्रेस और एसपी बड़े पैमाने पर छठ पूजा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो शिवसेना भी खुले दिल से छठ पर्व का समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर इस सांस्कृतिक पर्व को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो हर साल छठ पूजा का आयोजन करते हैं। मुंबई के उत्तर भारतीय कांग्रेस पर परंपरागत वोट बैंक है, लेकिन पिछले चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी के पाले में चला गया था। अब छठ पूजा के बहाने कांग्रेस अपना वोट बैंक हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि मुंबई की आबादी में सिर्फ 27% उत्तर भारतीय है। बीएमसी की 227 सीटों में से करीब 80 सीटों पर उत्तर भारतीय मतदाता सीधे असर डालते हैं। अब शिवसेना के संस्थापक और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे बाला साहेब ठाकरे की 30वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शिवसेना एक बड़ा आयोजन मुंबई के शिवाजी पार्क में कर रही है।
दिवंगत बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों शिव सैनिक शिवाजी पार्क पहुंचेंगे और इस मौके पर राज और उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, जहां दोनों की मुलाकात मुमकिन है। बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचेंगे। राज्य सरकार बाला साहेब ठाकरे स्मारक के लिए किसी जगह की घोषणा कर सकती है। भारत ने ऐलान किया है कि वो आईएसआईएस के खिलाफ जंग में फ्रांस के साथ है। भारत सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को ये आधिकारिक ऐलान किया है। रिजिजू ने कहा है कि आतंक के खिलाफ ये जंग अकेले भारत की नहीं है। भारत खुफिया सूचनाओं समेत हर वो जानकारी साझा करेगा जिससे आतंक खत्म किया जा सके। पेरिस हमले पर दिए अपने बयान पर विवाद उठने पर अब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो न कभी आतंकियों के पक्ष में थे न रहेंगे। आजम ने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। आजम खान ने कहा था कि अगर ये कहीं का रिएक्शन है तो सुपरवाइज को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये कहां का रिएक्शन है। फ्रांस के राजदूत ने भी आजम खान के बयान पर दुख जताया है। वहीं उनके बयान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उन पर निशाना साधा। आजम खान के विवादित बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि एक हिंसा को रोकने के लिए दूसरे पर हिंसा करने को सही ठहराना सरासर निंदनीय है। बीजेपी ने आजम खान के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। बीएसपी ने भी आजम खान के बयान की निंदा की है, जबकि एमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा है कि आतंकवाद को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिए। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए निशाना साधा है। बीजेपी ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए बनाई है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि नेहरू की सत्ता पाने की जल्दबाजी के चलते भारत का बंटवारा हुआ। नेहरू पश्चात संस्कृति के प्रेमी थे, जिसके चलते भारतीय संस्कृति पर खतरा पैदा हो गया। कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि वो गांधीवाद छोड़कर नेहरूवाद के रास्ते पर चलने लगी थी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि नेहरू जी के योगदान को देश नहीं भुला सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर 2 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है। स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भी नागरिकता ले रखी है। स्वामी ने कहा है कि साल 2003 में ब्रिटेन में पंजीकृत हुई एक कंपनी में राहुल गांधी बतौर निदेशक शामिल थे और उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई थी। स्वामी के मुताबिक उस समय राहुल गांधी भारत में बतौर सांसद चुने जा चुके थे। स्वामी ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने दस्तावेज जारी कर स्वामी के आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि चर्चा में आने के लिए स्वामी ऐसे अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर जो विवाद छिड़ा है उस पर चर्चा करें, बहस करें, लेकिन अपने अवार्ड को संजोए और उसका सम्मान करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संवेदनशील मुद्दों को भड़काना गलत है और भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली बातें करने से हम बचना चाहिए। प्रेस काउंसिल की ओर से नेशनल अवार्ड पाने वाले पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवार्ड उनकी पहचान है, इसकी अहमियत समझनी चाहिए। असहनशीलता को लेकर छिड़ी बहस पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने बिहार चुनाव से पहले पैसे लेकर इस काल्पनिक मुद्दे को हवा दी। वीके सिंह ने कहा कि देश में असहिष्णुता कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा पूरी तरीके से प्रायोजित है। बिहार चुनाव खत्म होते ही सारा शोर थम भी गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर कश्मीर राज छेड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर मसले का हल जनमत संग्रह ही है। नवाज शरीफ ने अलगाववादी संगठन दुख्तान-ए-मिल्लत की अध्यक्ष आसिया को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर आसिया की राय की तारीफ की है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ये प्रतिक्रिया आसिया के एक खत के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए शरीफ का शुक्रिया अदा किया था। नवाज ने लिखा कि जब जब मौका मिलेगा पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने से नहीं चूकेगा। कश्मीर विवाद को पाकिस्तान 1947 के बंटवारे की नीति का अधूरा एजेंडा मानता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन हो सकता है। हालांकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने गठबंधन से इनकार किया है। शिवपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। अगर ऐसे फैसले होते भी हैं तो इसका निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।
बिहार चुनाव में पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर बीजेपी सख्त हो गई है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा को संगठन मंत्री रामलाल ने तलब किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों को पार्टी फोरम के बाहर मुंह नहीं खोलने की सलाह दी गई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बैन के बाद बाजारों में लौटी नेस्ले की मैगी को चुनौती देने के लिए बाबा रामदेव ने अपना स्वदेशी आटा नूडल्स लॉन्च किया है। रामदेव ने दावा किया है कि आयुर्वेद और फूड साइंस के मेल से बने ये नूडल्स बेहद पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। रामदेव जल्द ही बेबी केयर और हेल्थ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषियों को फांसी की सजा देने की दिल्ली सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऑनर किलिंग का केस नहीं था। हालांकि कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है कि दोषियों की सजा बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सजा की मियाद बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास और विशाल यादव को 30 साल की कैद की सजा सुनाई है। फिल्म अभिनेता सईद जाफरी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। सईद ने गांधी, दिल और हिना जैसी फिल्मों में यादगार रोल निभाए हैं। सईद जाफरी को प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। 12 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौटी गीता की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गीता को अपनी बेटी बताने वाले जनार्दन महतो से गीता की रिपोर्ट नहीं मिली। गौरतलब है कि गीता ने महतो परिवार को पहचानने से इंकार कर दिया था। उसके बाद सरकार ने गीता को डीएनए टेस्ट का फैसला लिया। गीता फिलहाल इंदौर में रह रही है। दिल्ली के साउथेक्स इलाके से किडनैप हुई उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की सोनीपत से जली लाश बरामद की गई है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बैले डांसर की एक महिला दोस्त सहित 3 लोगों ने पैसों के लेन देन को लेकर उसे अगवा किया और सोनीपत में गला दबाकर हत्या कर लाश जला दी। पुलिस के मुताबिक बैले डांसर शखनोजा की हत्या के तार दिल्ली में चल रहे विदेशी लड़कियों के एक बड़े सेक्स रैकेट से जुड़े हैं। उत्तराखंड उसनगर में एक नशेड़ी को छुड़ाने के लिए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और आरोपी युवक को छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस ने युवक को स्नैक के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस दल पर हमला बोल दिया। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा में एक शख्स पर आरोप लगा है कि उसने पहले अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया, फिर शव को फांसी पर लटकाकर उसे आत्महत्या करने का सीन बनाने की कोशिश की। सोनम के घर वालों का आरोप है कि शादी के 2.5 साल बाद भी उसे संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते उसका पति शुभ्रा जिसे प्रताड़ित करता था और इसलिए पति ने साजिशन इसका कत्ल कर दिया। मेरठ के पीवीसी मॉल के सिनेमा हॉल के बुकिंग ऑफिस से हुई 9 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने मॉल के ही 2 कर्मचारियों को रकम समेत गिरफ्तार किया है। मॉल के थिएटर में प्रेम रतन धन पायो फिल्म चल रही थी। त्योहार के चलते बैंक बंद होने के कारण टिकट बिक्री के पैसे वहीं रखे हुए थे, जिसे चोर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस की कामयाबी पर मॉल मालिक ने पुलिस टीम को 51,000 रुपए बतौर इनाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में घूस के लिए एक युवक को छेड़खानी के झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप है। अलीगंज थाने के दारोगा अरुण कुमार चतुर्वेदी 20,000 की घूस के लिए शराब के नशे में पीड़ित के घर तक पहुंच गए और जमकर गाली गलौज की और उत्पात मचाया। दारोगा अरुण कुमार अभिषेक पांडे को पकड़ने आए थे। दरअसल बीते दोनों छेड़खानी के मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन एफआईआर में अभिषेक का नाम तक नहीं था। वाराणसी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से सोनी चौरसिया पिछले 58 घंटों से लगातार कथक कर रही हैं। पर्यवेक्षकों की टीम की निगरानी में सोनम कुछ मिनटों का ब्रेक लेकर कथक कर रही हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए सोनी को लगातार 124 घंटे तक कथक करना है। एक मकान मालिक की सतर्कता के चलते पुलिस वालों ने बैंक चोरों को दबोच लिया। बैंक चोरों को खिड़की काटकर बैंक में घुसते देख मकान मालिक ने पुलिस को सूचित कर दिया था। चोर इलाहाबाद बैंक में दाखिल हो रहे थे, लेकिन मकान मालिक की सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और तीनों चोरों को पकड़ लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपना रही है। वहां पुलिस ट्रैफिक नियमों तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देकर समझा रही है। पुलिस इस तरह का आयोजन यातायात महीने की वजह से कर रही है। इसके बाद भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मशहूर आमेर महल में आज से मुफ्त वाईफाई की सुविधा चालू कर दी है। महल में आने वाले पर्यटक 1 घंटे तक फ्री से तेज स्पीड वाला वाईफाई चला सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने दोनों मामले में केस दर्ज कर लिया है, मगर आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बलात्कार का शिकार होने वाली पहली लड़की महज 8वीं की छात्रा थी। पुलिस के मुताबिक एक लड़की अपने पिता के साथ जा रही थी, तब रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। बदमाशों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और उसे उन्नाव टोल प्लाजा के पास फेंककर फरार हो गए। वहीं दूसरी पीड़ित के खेत जाते वक्त 2 आरोपियों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। लुधियाना में फिल्म दंगल की शूटिंग के दौरान आमिर खान घायल हो गए। उनके कंधे में चोट की वजह से 1 हफ्ते के लिए शूटिंग रोक दी गई है। अमिताभ बच्चन ने अपनी नई फिल्म वजीर का पोस्टर रविवार को ट्वीट कर जारी किया। फिल्म में अमिताभ के साथ फरहान अख्तर होंगे। फिल्म अगले साल 18 जनवरी को रिलीज होगी। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा महज 10 साल की उम्र में फिल्म उद्योग में कदम रखने वाली कपूर खानदान की 5वीं पीढ़ी है। समायरा ने बी हैप्पी नाम के एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार ने कहा है कि गुलाम अली और खुर्शीद कसूरी के भारत विरोध को देखते हुए पाकिस्तान टीम के भारत जाने का विरोध करेंगे। वहीं बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु टेस्ट का आज चौथा दिन है। कल तीसरे दिन का खेल भी बारिश के कारण धुल गया था। तीसरे दिन के खेल में पूरे दिन बिना कोई गेंद के अंपायर ने खेल रद्द कर दिया। भारत का स्कोर अब भी बिना किसी नुकसान के 80 रन है और वो दक्षिण अफ्रीका से 134 रन पीछे हैं।